नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने देश के जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी के साथ इंटरव्यू किया और बहुत मजेदार बात पूछी। आप जानती हैं अभय दुबे जी को, रोज आप एबीपी चैनल पर उनको देखते हैं और शानदार पत्रकार हैं। कई किताबें लिखी हैं और राजनीतिक और सामाजिक विषयों का बहुत अध्ययन किया है। मैंने उनसे विजुअल आज वर्चुअल क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा कि अगर कल्पना करिए कि सीटें बीजेपी की कम हो जाती हैं, 200 रहती हैं और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब आ जाता है, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? फिर मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए सारा विपक्ष मिलके गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो कांग्रेस क्या करेगी? राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? तमाम राजनीति की बढ़िया-बढ़िया बातें आज हमने इस इंटरव्यू में की है। ले चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जॉइन करिएगा और हमें बताइएगा कि इंटरव्यू कैसा लगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि दिल्ली के कुछ गोदी मीडिया के चैनलों में तैयारी चल रही है और कहा गया है रिपोर्टर्स को कि ये तैयारी करके रखो कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर कौन-कौन मंत्री होगा। तो क्या अब चैनलों में ये चर्चा शुरू हो गई है? चूँकि आप दिल्ली में बहुत पत्रकारों के सब बड़े पत्रकार आपके शिष्य हैं या आपके साथ ही रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसी चर्चा शुरू हो गई होगी और क्या इंडिया गठबंधन में कौन-कौन मंत्री होगा, यह 4 तारीख को दोपहर से हम देखने लगेंगे? लग रहा है ऐसा कुछ आपको सीन लग रहा है? देखिए, चुनाव चुनाव की मुहिम शुरू होने के 1 महीने पहले जैसी स्थिति थी, अगर वैसी स्थिति लगातार जारी रहती, तो इस वक़्त कोई भी सरकार बनाने के बारे में सोच भी नहीं रहा होता। सब लोग कहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तब इस तरह की बात हो रही होती कि भाई नितिन गडकरी को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, राजनाथ सिंह को एक बार फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन आज इस बार राज्य मंत्री है, कौन कैबिनेट रैंक का मंत्री बनेगा, किस कैबिनेट मंत्री की छुट्टी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। चर्चाएं दरअसल इस तरह की होती। लेकिन चूंकि चुनाव बिल्कुल दूसरे तरीके से चला, चुनाव ने करवट बदली, पहले दौर के मतदान के बाद ही करवट बदली और देखते देखते पूरे चुनाव का डिस्कोर्स बदल गया। इस वक्त विपक्ष ने पूरे चुनाव में एजेंडा सेट किया है। एजेंडा किसने सेट किया है? मोदी जी ने सेट नहीं किया है। एजेंडा सेट किया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। जैसे ही मोदी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, उनका माथा ठनका। उन्होंने कहा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक दस्तावेज है। इसमें वो बातें लिखी हुई हैं जिन बातों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। भाई बिल्कुल मैं बात संक्षेप में बात कह रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि इसमें वो बातें लिखी हुई हैं जिन बातों पे मैं चर्चा करने से परहेज करना चाहता हूं। अगर इन बातों पे चर्चा हुई तो फिर मेरा जुलूस निकल जाएगा। इसलिए मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र नामक दस्तावेज के ऊपर पहले कहा कि मुस्लिम लीगी दस्तावेज है और उसके बाद से उन्होंने उसकी खिंचाई करनी शुरू कर दी, उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी, बताना शुरू कर दिया। अपने तरीके से वो हर चीजों का मतलब निकालने लगे कि आपकी संपत्ति की स्कैनिंग होगी, आपका सोना चांदी ले लिया जाएगा, फिर टोटियों तक आ गए, भैंसों तक आ गए, बैल बकरियों तक आ गए। फिर तो उन्होंने वो एक सारी सीमाओं को मुजरे पे भी आ गए। पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ कि एजेंडा जो है विपक्ष सेट करने लगा। मोदी जी ने एक तरह से उसे गुंजाइश दे दी एजेंडा सेट करने की। तो पूरा चुनाव जो है विपक्ष के एजेंडे पे हुआ है, भाजपा के एजेंडे पे नहीं हुआ है चुनाव। विपक्ष हमला करता था, मोदी डिफेंसिव में जाते थे, फिर उस डिफेंस की काट सोचते थे। ये और अमित शाह बैठ के ये काट है इसकी, फिर उसकी काट सवेरे कही जाती थी। उसके हिसाब से फिर इनकी पूरी चुनावी मुहिम, उसका उतार चढ़ाव इस तरीके से चला है। तो ये सब देख के स्वाभाविक ही है कि मीडिया कितना भी मोदी भक्त हो, कितना भी मोदी के लिए मोदी को पतली गली से निकल जाने का मौका देने वाला हो, लेकिन आखिरकार है तो मीडिया ही है। तो सब हमारे भाई बंधु पत्रकार हैं। वो तो माहौल इस तरह का है, बड़ी पूंजी लगी हुई है। मैं किसी पत्रकार को कोई दोष नहीं देता। सारे पत्रकार सबको अपनी रोजी रोटी चलानी है, सबको अपना करियर देखना है, तो सब हिसाब से सोच समझ के करते हैं काम लचीले तरीके से। तो अब स्थिति ये बन गई है कि लोग इस बारे में सोचने लगे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बनी तो उस सरकार का ढांचा क्या होगा, और इसके लिए कयास लगाए जाने लगे हैं कि कौन मंत्री होगा, कौन नहीं मंत्री होगा, कौन सी क्षेत्रीय शक्ति के ज्यादा मंत्री होंगे, कांग्रेस के कितने मंत्री होंगे, और बड़े बड़े मंत्री कौन से होंगे, तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं होंगे मंत्री, अखिलेश यादव मंत्री होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो क्या होंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार की। राहुल गांधी के नजदीक कौन है, किसने कांग्रेस का घोषणा पत्र लिखने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब इन सब चीजों के बारे में सोचा जाता है। पहले कोई नहीं सोच रहा था इन चीजों के बारे में। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था तब किसी ने इस बात पर सोचा भी नहीं था। अरे हो गया, घोषणा पत्र होते ही रहते हैं तमाम जारी।
लेकिन अब स्थिति ये बन गई है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर को अगर हम लोग भी विमर्श करें कि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है संभावित प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो संभावित प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का ही होगा, और उसमें मेरी तरफ से सबसे पहला नाम राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां इस देश में राहुल गांधी ने की हैं। कांग्रेस में तो सब, कांग्रेस के किसी नेता ने इतना परिश्रम नहीं किया, इतना राहुल गांधी ने परिश्रम किया। मैंने एक दृश्य देखा था कि इतनी कड़ी गर्मी में राहुल गांधी अपने सिर के ऊपर पानी की बोतल डाल डालकर भाषण दे रहे थे मंच पर। मतलब ये इतनी राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है। मैं कहूँगा सबसे ज्यादा मेहनत नरेंद्र मोदी ने की है, सबसे ज्यादा रैलियां भी उन्होंने की हैं। उसके बाद अमित शाह ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, और तीसरे नंबर पे अगर रैलियां करने का नंबर है तो राहुल गांधी का नंबर है। और राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस को इतने ज्यादा वोट मिले, वोट मिलेंगे, जो भी वोट मिलेंगे कांग्रेस को राहुल गांधी की वजह से मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे चुनाव के प्रचार के ऊपर, मैनिफेस्टो कमेटी के ऊपर, सबके ऊपर राहुल गांधी की छाप रही है। राहुल गांधी ने जिसे चाहा है उसको हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने किसी और को टिकट देने के बारे में सोचा हो लेकिन टिकट उसको ना मिला हो, किसी और को मिल गया हो। तो सब उनकी तरफ से हुआ है। तो राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता हैं, और इसमें कोई किसी को शक नहीं है कोई अपने आप में। तो अगर विपक्ष की सरकार बनी, विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जब कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, वरना सरकार नहीं बनेगी विपक्ष की। विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जब टीएमसी भाजपा का बंगाल में भुर्ता बना देगी। विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जबकि डीएमके तमिलनाडु में सबका सुपड़ा साफ कर देगी। ये बुनियादी शर्त हैं। विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन, वो कांग्रेस मिलकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जबकि केरल में कांग्रेस चुनाव पूरी तरीके से जीत लेगी, सीपीएम को बुरी तरीके से हरा देगी। अगर ये नहीं होगा तो विपक्ष की सरकार फिर कैसे बनेगी? विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जबकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 से 30 सीटें जीतेंगे, अखिलेश और कांग्रेस। विपक्ष की सरकार तभी बनेगी जबकि तेजस्वी यादव बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये विपक्ष की सरकार बनने की शर्तें हैं। ये तो जाहिर है कि जब इसके बाद भी मैं मानता हूं कि विपक्ष को सीटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी सूरत में वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन उनको मिल सकता है, ऐसी सूरत में बीजू जनता दल का समर्थन उन्हें मिल सकता है, और भी क्षेत्रीय शक्तियां इनके साथ आ सकती हैं। तो ऐसे में अभय जी, राहुल गांधी को तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ये राहुल गांधी के नाम पे सहमत हो जाएंगे? देखिए सबको होना ही पड़ेगा, इसमें कोई हीला हवाला नहीं है। इसके अंदर सत्ता का बंटवारा जब होता है तो सत्ता का बंटवारा उसके पास सत्ता होती है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। सत्ता का बंटवारा जिसके बारे में माना जाता है सबसे ज्यादा प्रदेशों में उसकी राज्य सरकार। कांग्रेस के पास राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस के पास विभिन्न प्रदेशों में सीटें भी होंगी। भाई कांग्रेस की तभी तो 100 से ज्यादा सीटें आएंगी जब कांग्रेस राजस्थान में भी कुछ जीतेगी, उत्तर प्रदेश में भी जीतेगी, जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा जीतेगी, कर्नाटक में वो भाजपा को बुरी तरीके से मात देगी, तो जाहिर है महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा, और क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा ये सरकार काफी प्रभावित होगी। क्षेत्रीय शक्तियां चाहेंगी अगर, और इस तरह की अगर योजना बनती है तो उनको 2 उप प्रधानमंत्री भी दिए जा सकते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों के उप प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। कौन हो सकता है? भाई देखिए, आप डीएमके के कौन कौन महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं हम लोगों को मालूम नहीं है। वहां की राजनीति के ऊपर हमारी इतनी पकड़ नहीं है कि हम नेताओं के नाम जान सकें। एक मेरी मित्र हैं जी, वो 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक दिन वो तो जिसको स्टालिन नॉमिनेट करेंगे वो होगा। स्टालिन के बड़े करीबी हैं। एक बार उन्होंने मुझे डिनर पे भी बुलाया था, मैंने खाना खाया था उनके साथ। बड़े प्रभावशाली हैं सांसद। क्या लगता है आपको? जिनके ममता बनर्जी हो सकता है, अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी नॉमिनेट करें। अभिषेक बनर्जी एक बड़ा पद लें, बड़ा मंत्रालय संभालें केंद्र में, तो वो इस तरीके से क्षेत्रीय शक्तियां अपने लोगों को नामजद करें। अखिलेश यादव तो खुद बहुत बड़े मंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव तो खुद बहुत बड़े मंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत दूर है।
इस बीच में वो केंद्रीय सत्ता में आना चाहेंगे ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकें। तेजस्वी यादव भी केंद्रीय सत्ता में आना चाहेंगे, कम से कम तेजस्वी यादव 1 साल तक रहेंगे केंद्रीय सत्ता में। फिर जब बिहार में चुनाव होगा उसके बाद वो तय करेंगे उन्हें क्या करना है। तो ये दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे, तेजस्वी और अखिलेश दोनों लिए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की नुमाइंदगी उसके अंदर मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक बताइए भाई साहब कि राहुल मना कर चुके हैं, मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है तो विपक्ष का कोई नेता ना नुकर नहीं कर पाएगा। कांग्रेस कह सकती है हमने पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री दिया है देश को। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने। देखिए, सब लोगों की पहली शर्त है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार आने से रोकना है, और अगर इन विपक्षी नेताओं ने कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बात पे आपस में झगड़ा शुरू कर दिया और कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें होते हुए भी विरोध करने लगे कि कांग्रेस में ये प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री वो थोड़ा तय करेंगे, तो कांग्रेस तय करेगी। वो अपने उनके कोटे में जितने मंत्री पद आएंगे, उनके कोटे में जो आएगा वो तय करेंगे। गठजोड़ सरकार तो इस तरह चलती है। ओके, नहीं मैं ये पूछना था कि अगर कांग्रेस के अंदर ही मल्लिकार्जुन खड़गे को लोग बनाते हैं तो एक कांग्रेस हमेशा के लिए एक ये बड़ा लीड ले सकती है कि हमने पहली बार देश को एक दलित प्रधानमंत्री दिया है। भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े मंत्री बन सकते हैं। उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके, राहुल गांधी की तकदीर चमक सकती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ दूसरी पिक्चर देखते हैं। अगर आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की सीटें 220 से 230, संघ क्या करेगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। वो सांसदों को जैसे ही 80 या 90 सीटें कम हुई, यानी 220 तभी आएंगी जब 80 सीटें कम होंगी। जब 80 सीटें कम हुई, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की बागडोर और प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया की नेता, भाजपा संसदीय दल के नेता चुनने की प्रक्रिया की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। फिर वही होगा जो कि मोहन भागवत चाहेंगे। तो मोदी मोहन भागवत कुछ भी चाहेंगे, वो मोदी जी को नहीं चाह सकते। मतलब मोदी जी उनकी मजबूरी है। अगर उन्हें अपने चलाने का मौका मिलेगा तो वो अपनी मजबूरी क्यों चलाएंगे? अपने मन की बात करेंगे। फिर मोदी जी के मन की बात नहीं होगी, भागवत जी के मन की बात होगी। भागवत करेंगे तो मोदी जी मान जाएंगे। अब मोदी जी मान जाएंगे किसी और दूसरे नाम के लिए? अगर मान लीजिए कोई नाम पेश कर दिया, गडकरी का नाम पेश कर दिया, ये सब मोदी जी की इच्छा से थोड़ी ना होता है। भाई, मोदी जी ने अगर 80 सीटें मोदी जी कम हो गई तो लोग उनसे पूछेंगे कि भाई आपने तो नारा दिया था तुम मुझे भक्ति दो, मैं तुम्हें सीटें दूंगा। भक्ति तो हमने दे दी, सीटें तो नहीं आपने दी बदले में। सीटें कहां लाओ? आपने गारंटी दी थी जीत की, कहां है जीत हुई? तो आपको क्यों? 80 सीटें कम हो जाने से क्या होगा कि उसमें मोदी जी की पूरी लीडरशिप, वोट खींचने की ताकत, तुरंत ब्रांड मोदी टूट फूट के नष्ट हो जाएगा। इसको ब्रांड मोदी बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी की अगर आ गई 300 पार तो क्या होगा? फिर क्या, जैसे वो हैं उसी तरह दबदबे से प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर वो कहेंगे भाई मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो ईश्वर के आदेश तो सारा काम हो रहा है। मैं तो ईश्वर मेरा हाथ पकड़ के सारे काम करवा रहा है। सीधे सीधे मेरे ईश्वर से ताल्लुकात है। रोज शाम को सुबह बात होती है, सुबह उठ के डायलॉग होता है, शाम को उठ के ईश्वर से बातचीत होती है, भगवान से मेरी। जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर कर रहा है। उसके बाद तो फिर मोदी जी के मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे, अवतारी पुरुष हो जाएंगे। और मोदी जी, जैसे मैंने कल एबीपी में कहा भी था, मोदी जी खुद ही अपने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करने जाएंगे। अच्छा बताइए। अच्छा भाई, हिंदुस्तान में कौन है जो मोदी की, जिस मंदिर में मोदी जी की मूर्ति लगी हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने जाए? कौन है बताइए? कोई नहीं है। कोई नहीं। मोदी जी कहेंगे कि जगत गुरु शंकराचार्य के बाद मैं ही हुआ हूं, दूसरा शंकराचार्य का अवतार मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। खुद ही कहेंगे। अच्छा, उसके हो बाद सकता है में मोदी जी की मोर पे बैठे हुए तस्वीर आए, मोर पे बैठे हुए। मोर पे बैठे हुए। कोई ना कोई भगवान के जितने अवतार होते हैं वो किसी ना किसी के ऊपर उनका वाहन होता है ना कोई एक। हाँ, अभी शेर तो होता है। रेंज रोवर में चलते हैं मोदी, अभी तो मोदी जी रेंज रोवर में चलते हैं। रेंज रोवर तो कोई ज्यादा, रेंज रोवर से बात नहीं बनेगी।
कोई वो होना चाहिए, कच्छप होना चाहिए, मोर होना चाहिए। जैसे गणेश जी चूहे पे बैठते हैं, कोई गरुड़ पे बैठता है, कोई नंदी पे बैठता है। अच्छा, ऐसे मोदी जी मोर पे बैठे नजर आएंगे। आपने भी गजब कर मोर दिया। उन्हें बहुत प्रिय है ना। मोर के साथ एक तस्वीर भी आ चुकी है ना उनकी। हाँ, दाना दाना डालते हुए, दाना चुगते हुए हाँ, उनके दर पे वो रहते हैं अपना मोर। वो अपना वाहन तैयार कर रहे थे ना उस वक्त। गजब कर दिया तो अभय जी आपने। अच्छा, अगर 300 सीटें आ गई तो फिर गडकरी कहाँ जाएंगे और राजनाथ सिंह का क्या होगा? उन लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अच्छा। अपनी तरफ से घोषित कर देना चाहिए कि भाई अब मैं राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब आप देश की सेवा कर, भगवान ने आपको भेजा देश की सेवा करने के लिए, आप कीजिए। हम लोग अब वानप्रस्थ, इसको वानप्रस्थ रिटायरमेंट को भारत में वानप्रस्थ बोलते हैं ना। जहाँ पे वो जो बनाया गया है आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के लिए। वो तो मार्गदर्शक मंडल है, ये लोग वानप्रस्थ ले लेंगे। वो लोग मार्गदर्शक मंडल के लोग अभी वानप्रस्थ ही नहीं हुए हैं। तो इनको इनको मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं रखा जाएगा? क्या जरूरत, क्या जब जब स्वयं ही वो लोगों ने वानप्रस्थ लेने से इनकार कर दिया था। भाई 2014 में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों जिद कर रहे थे उनको टिकट मिले लोकसभा का। उनसे कहा गया आपको राज्यसभा भेज देंगे, ये कर रहे नहीं, बोले हमें लोकसभा का टिकट चाहिए। तब उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। अगर ये लोग ये दोनों वानप्रस्थ लाने का मतलब है कि दोनों अपनी लोकसभा की सीटों से इस्तीफा दे देंगे और कहेंगे कि भाई अब हमको राजनीति नहीं करनी। घर बैठेंगे। हाँ, घर बैठेंगे नहीं, वन में चले जाएंगे, किसी कुटिया उटिया में रहेंगे जाकर। फिर योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? योगी आदित्यनाथ, ये एक आपका ऐसा सवाल है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज ए गुड क्वेश्चन है। तो वो योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, ये तो सब देखिए, उसके बाद किसका क्या होगा ये सब मोदी जी तय करेंगे। उसमें हम लोगों को अंदाज लगाने का भी अधिकार नहीं होगा, और अनुमान लगाने का भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अनुमान लगाने से होगा कि आप ईश्वरीय जो व्यक्तित्व है उसकी काम में उसके बात निर्णय है। को समझे कर रहे हैं। हाँ, तो वो ये बात अधिकार हम लोगों को नहीं होगा। उसकी वजह से हमें ईश्वर का शाप मिल सकता है, मतलब प्रकोप हमारे ऊपर हो सकता है। इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और फिर तो योगी आदित्यनाथ के बारे में मोदी तय करेंगे कि उनको केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। राजमंत्री। फिर आप देखिए, फिर अपना भविष्य जो है अंधकार में कर रहे हैं। हाँ, सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप संभल के बोलिए। सवाल खड़ा कर रहे हैं, ईश्वरीय ताकत पर सवाल खड़ा कर हाँ, रहे हैं। आप संभल के बोलिए, सोच के, हर एक एक शब्द तौल तौल के बोलिए। एक एक शब्द जो है बाद में नरक में आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये बातें बोली थी। सवाल उठाए थे। हर लफ्ज के ऊपर आपके लिए दंड निर्धारित होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन योगी जी मान जाएंगे राजमंत्री बनने के लिए? ये तो अब योगी जी भगवान के आदेश का उल्लंघन करे कैसे जा सकते हैं? ताकत तो योगी जी की पास भी बहुत है, इतना बड़े मठ के वो महंत है जहाँ जिस मठ की पूरी दुनिया में पूजा होती है। देखिए, अगर मोदी जी ने 2019 का नतीजा दोहरा दिया, और मैं मानता हूं अगर नतीजा वो आ रहा है तो कुछ ज्यादा ही मिलेंगी सीटें उन्हें 300 से, है कि नहीं? तो 300 तक जा सकती हैं। अमित शाह का दावा भी है, उन्होंने मोहन भागवत के सामने दावा किया है 325 से कम सीटें हमारी नहीं आने वाली हैं। तब तो फिर हम लोगों को राजनीतिक समीक्षा वगैरह करना बंद कर देना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि हम लोग वो नहीं देख पा रहे हैं जो देश की जनता चाहती है। इसका मतलब यही हुआ ना। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, घर घर में ईवीएम की फोटो लगा के उस पर अगरबत्ती जलाई जाए, जय ईवीएम देवा? देखिए, उसके बाद इसकी बड़ी चर्चा होगी कि शायद ईवीएम की वजह से ही नतीजा आया है। लेकिन मैं आज भी मानता हूं और उस वक्त भी कहूंगा कि ईवीएम की वजह से नहीं, लोगों को अभी भी मोदी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व की दरकार है, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिए। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं आई तब भी भारतीय जनता पार्टी को काफी सम्मानजनक सीटें प्राप्त होंगी। अगर मान लो 250 सीटें प्राप्त होती हैं, 240 सीटें प्राप्त होती हैं, सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति में कोई भविष्य थोड़ा खतरे में पड़ेगा। अगर क्षेत्रीय शक्तियों की सरकार बनी कांग्रेस के नेतृत्व में, अगर वो लड़खड़ाई, तो उसका फायदा तो सीधे बीजेपी को होगा। अच्छा, 72-73 साल के हो गए मोदी जी, और 4-5 साल फिर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य इतना उज्जवल रहेगा? क्योंकि अभी सब कुछ उन्होंने मोदी के ऊपर छोड़ दिया है, वो सांस भी लेते हैं तो मोदी के नाम की। उसके बाद क्या होगा भाजपा का? इस चीज का देखिए, जब मोदी का नेतृत्व तिरोहित होगा, चाहे उम्र की वजह से, चाहे स्वास्थ्य की वजह से, चाहे पराजय की वजह से,
यही 3 कारण हो सकते हैं। तो वो भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा, बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होगी बीजेपी के लिए। मुश्किल होगा बीजेपी, क्योंकि मोदी के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कोई नेता है नहीं। फिर असल में नेतृत्व के लिए जो संघर्ष होगा वो उसमें योगी आदित्यनाथ एक दावेदार होंगे, अमित शाह एक दावेदार होंगे उसके अंदर। उसके अंदर फिर मार्गदर्शक मंडल का भी कोई वरिष्ठ नेता दावेदार हो सकता है, कोई अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति को दावेदार बना सकता है। पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते ऐसी हो सकता है कोई छुपा रुस्तम हो जो बैठा हुआ हो, इंतजार कर रहा हो अपनी बारी का। अबे जी, एग्जिट पोल आज आ रहे हैं, जी, क्या लगता है आपको? कुछ मैनिपुलेशन होगा एग्जिट पोल में? हकीकत बताएंगे या कुछ गड़बड़ होगा? देखिए वो कुछ भी करें, लेकिन एग्जिट पोल कम से कम एक संकेत तो दे ही देंगे कि क्या होने वाला है। मैं भी एग्जिट पोल की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरा मानना है कि एग्जिट पोल से हमें इस सुराग मिल जाएगा कि नतीजे क्या होने वाले हैं। लेकिन कैसे मिला था? एक एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में आ रहा था, एक एग्जिट पोल जो मध्य प्रदेश में सही हुआ वो राजस्थान में फेल हो गया। दो बड़े एग्जिट पोल हैं, दोनों कहीं ना कहीं फेल हो गए, बुरी तरह फेल हुए। नहीं, राज्यों के चुनाव के लिए जो एग्जिट पोल होता है वो एक उसकी बात अलग होती है। राज्य एक छोटा यूनिट है, लेकिन पूरे देश में कोई एग्जिट, कुछ ना कुछ तो मध्यमान जिसको कहते हैं, औसत जो है, औसत तो निकलेगा ना सब चीजों का। उससे एक अंदाजा लग जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जिट पोल ये कहते हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है और मोदी जी की 300, सवा 300, 350 सीट आ रही है, एक तो एग्जिट पोल ये हो सकता है। दूसरा एग्जिट पोल ये हो सकता है कि लोगों के बीच में मोदी जी की सीटें गिर रही हैं, लेकिन इस बात पे विवाद हो कि भाई मोदी जी की सीटें कितनी गिर रही हैं। कोई ज्यादा गिरते हुए दिखाएगा, कोई कम गिरते हुए दिखाएगा। कोई उत्तर प्रदेश में 18 सीटें जीत रहा है विपक्ष, कोई कहेगा नहीं 18 नहीं 12 ही जीत रहा है, कोई कहेगा नहीं 18 नहीं 35 जीत रहा है। तो एक तो ये फिर ये मामला है। तो इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। एग्जिट पोल के ऊपर भी बड़ा गंभीरता से गौर करना पड़ेगा। अच्छा, दो अलग अलग आ गए, एक कह रहे थे कि 220 आ रहे हैं, एक कह रहे हैं 320 आ रहे हैं, तो क्या माना जाएगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर हम लोग जो सोच रहे हैं हम वही मानेंगे। कितने? अच्छा, ये एक जो आप तो चूंकि इस ऐसी संस्था में जुड़े भी रहे हैं, एक एग्जिट पोल एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन कितने लोगों से बातचीत करते हैं? इसका वो आंकड़ा देंगे, इसका वो आंकड़ा देंगे कि कितने। एग्जिट पोल का मतलब ये है कि जो बूथ से निकलने वाला मतदाता है उससे पूछना कि आपने किसको वोट दिया है। उसमें और कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, केवल एक सवाल पूछा जाता है। केवल एक सवाल पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया बताइए। अच्छा। हाँ, पोस्ट पोल जो होता है उसमें मतदाताओं के घर पे जाके बात की जाती है चुनाव नतीजे के बाद में कि भाई आपने वोट दिया था तो क्यों दिया था, क्या आपकी प्राथमिकताएं थी, क्या सोच के वोट दिया था आपने, पिछले चुनाव में आपने किसको वोट दिया था, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप क्या उम्मीद करते थे नई सरकार से, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। उससे वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन होता है। वोटरों के सोच विचार है उसका जो आ, आ, उसका अध्ययन होता है। लेकिन एग्जिट पोल का तो मतलब ये हुआ कि सीधे लोगों से पूछना कि आपने किसको वोट दिया बताइए। अच्छा, एग्जिट पोल में कि एक लोकसभा क्षेत्र से लगभग कितने लोगों से बात करते होंगे ये? इसमें भी कोशिश करते हैं वो कि ऐसे मतदाताओं से बात करें ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तैयार हो सके उसका। जैसे कि कुछ महिलाओं से बात करेंगे, कुछ गांव गांव का जो मतदान केंद्र है वहां पे जाएंगे, अलग उसका एक अलग सैंपल होगा, शहर के मतदान केंद्र का अलग सैंपल होगा। इस तरह करके वो बात कोशिश करते हैं कि एक सैंपल बन सके उसका। औसतन कितने लोग काम करते होंगे एक लोकसभा क्षेत्र में एजेंसियों के? डिपेंड करता है कि उसको जो फाइनेंस करने वाली संस्था है वो कितना पैसा दे रही है। जैसे ये सी वोटर है और CNDS है, ये लोग कितने कितने लोग लगाते होंगे एक लोकसभा क्षेत्र में? वो निर्भर करता है कि जो जो मीडिया मंच उनसे अपना करवा रहा है ये, वो उसके साथ में कितना पैसा उस पर खर्च कर रहा है। जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ही बड़ा सैंपल होगा, जितना बड़ा सैंपल होगा उतने ही कर्मचारी लगाने पड़ेंगे। प्रशांत किशोर के तो सैंपल बड़े फेल हो गए, वो कह रहे थे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बन गई थी। आजकल वो उस वक्त मोदी। उस समय क्या वो तो बिना सैंपल के ही शायद कह रहे थे ना, वो तो ये बात तो क्या उन्होंने बिना सैंपल की कही थी। प्रशांत कोई किशोर सैंपल स्टडी ना थी उनकी। प्रशांत किशोर बिहार में भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार के बाद उनको लग रहा है कि हम ही आ जाएं यहाँ पे। देखिए सब चीजों पे इस पे निर्भर करता है कि
लोकसभा के चुनाव नतीजे कैसे होते हैं। अगर नीतीश कुमार के नतीजे अच्छे नहीं रहे तो नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लिए घट जाएगी। नीतीश कुमार भी फिर पाला बदलेंगे, वो तेजस्वी के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर भाजपा के अंदर नेतृत्व का पहले संकट है। शकुनी चौधरी वगैरह तो भाजपा के कोई स्थायी अध्यक्ष नेता थोड़ी ना है, तो ठीक है, बना दिए गए। अच्छा, एक कल्पना और करते हैं, हमारे जब वर्चुअल उस पर बात कर ही रहे हैं कि अगर सब मान लीजिए 100 सीटें कांग्रेस की आई और 150 सीटें विपक्ष की आई या 170-80 विपक्ष के साथ, और विपक्ष ने सामूहिक रूप से तय कर लिया कि भाई हम ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केजरीवाल को बनाना चाहते हैं, तेजस्वी को चाहते हैं, अखिलेश को चाहते हैं, किसी को भी चाहते हैं, स्टालिन को चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि साहब आप हमें समर्थन करिए, तो क्या स्थिति होगी? कांग्रेस ने किससे कहा आप हमें समर्थन कीजिए? अगर ये विपक्ष के गैर कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं, रीजनल पार्टियां, और गैर कांग्रेसी सब बैठते हैं और कोई एक नेता चुन लेते हैं, सपोज स्टालिन ही चुन लेते हैं या ममता जी को चुन लेते हैं, और फिर कांग्रेस से ये गैर विपक्षी रीजनल पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस का नहीं, हम ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर दे ममता बनर्जी को। तो कांग्रेस को उसमें कॉल लेनी पड़ेगी ना, कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो उस बात को मानते हैं कि नहीं मानते। आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से कांग्रेस, अगर सारी रीजनल पार्टी, कांग्रेस के अलावा जितने भी पार्टियां हैं, वो सब मान जाती हैं इस बात पे कि हम इसको बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस के पास मान लीजिए 100 हैं, इसका मतलब ये है कि करीबन 50 एमपी बीजेपी के तो वहां कम हो गए, क्योंकि कांग्रेस के पास जब एमपी आएंगे तो बीजेपी के खाते से ही आएंगे ना, और कहीं से तो आएंगे ही नहीं। हाँ, तो वहां 50 उनके कम हो गए बीजेपी के। और फिर अगर क्षेत्रीय शक्तियां भी जीतती हैं तो उसमें भी बीजेपी के कई एमपी कम होंगे वहां पे। ऑफ कोर्स। उसमें जाहिर है कि बीजेपी के 80 एमपी कम हो जाएंगे उसके अंदर, यानी बीजेपी 210 से 220 पे आ जाएगी। तो ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में विपक्ष की सरकार बनने की संभावना बहुत ही मुखर हो जाती है। और कांग्रेस के पास 100 सीटें होंगी, तो 100 सीटों वाली पार्टी को अलग अलग थलग करके थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें स्टेक किसका ज्यादा होगा? अगर कांग्रेस आनाकानी करती है तो कहेंगे कि हम, कुछ रीजनल पार्टी इसमें ऐसी होती हैं जो जिनको एनडीए के संग जाने में भी गुरेज नहीं है। इतनी 100 सीटों वाली पार्टी को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। अगर 100 सीटों वाली पार्टी को कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई पिछले इतिहास में दिखाई नहीं पड़ता है। ओके। यानी कुछ लोगों ने धमकी दे दी, ममता बनर्जी ने कह दिया हम तो एनडीए के संग जाने में भी हमें गुरेज नहीं है। तो नहीं, अगर वो ऐसा करेंगी, अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगी तो अपना एक पैर पे नहीं, दोनों पैरों में कुल्हाड़ी मार लेंगी। अब वहां पे कोई सीपीएम की सरकार, सीपीएम उनकी प्रतिद्वंदी थोड़ी ना है, वहां तो बीजेपी ही उनकी प्रतिद्वंदी है। बीजेपी के साथ वो कैसे कर सकती हैं? बीजेपी उनका गला पकड़े हुए है भाई। ममता बनर्जी तो बड़ी कोशिश कर रही है बीजेपी से अपना गला छुड़ाने की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार के नजारे का कोई चांस है नहीं जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा मजेदार होगा। 4 तारीख का इंतजार सबको रहेगा। बहुत होती हैं। देखिए, एक ऐसे गठजोड़ में जिसमें ज्यादातर 20-20, 25-25 सीट, 20-20 सीटों की, 15-15 सीटों की क्षेत्रीय शक्तियां हों, वहां पर 100 सीटों वाली पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके पक्ष में ऐसी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। सारा कारपोरेट पूंजी उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उसके पक्ष में आ जाएंगे, हिंदुस्तान का जो एलीट है वो उसके पक्ष में आ जाएगा। उसको लगेगा ये लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। वो पूरा सीन बदल जाता है, अचानक हवा बदल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इतनी शानदार आज बातचीत की, मजा आया। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी। आपने सुना कि किस तरह हम लोग राजनीति की बातें कर रहे थे। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आपका अपना चैनल है तो प्यार से इसको ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।